आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले मेरे द्वारा दिए गए इन सभी प्रश्नों को बारीकी से देख लो। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये 100% गारंटी है दोस्तों। यहीं से सारे सवाल छपने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सेशन चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा की तरह निःशुल्क देने का काम किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतने सारे हेल्प मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होगे। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है आप सभी छात्रों को। और यहाँ पर जो है आपको मैं कुछ कमेंट दिखाता हूँ। इस तरह के कमेंटों की संख्या कुल मिला के लाखों में है, परंतु मैं लाखों का कमेंट नहीं दिखा सकता। यहाँ पर कुछ बच्चों का ही कमेंट दिखाऊंगा। इस कमेंट में आप सभी साफ साफ देख सकते हो, मेरे द्वारा एग्जाम से 1 महीना पहले आप सभी बच्चों को सजेशन दिया जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। और वही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखा जाता है, यानी कि छपता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 5 वर्षों से जो है विद्यार्थियों को सजेशन देने का कार्य कर रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क। और कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है यही कि अभी मेरे द्वारा जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो सारे प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो विद्यार्थियों ने किस तरह तारीफ करी है हमारी और किस तरह उनका फीडबैक है। देख सकते हो कितना बेहतरीन फीडबैक है। फीडबैक 100% आप भी दो। यदि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको भी देना चाहिए, ठीक है। तो मेरे द्वारा जो प्रश्न दिए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहोगे। यदि आप भी चाहते हो कम समय में एग्जाम में टॉप करना तो मेरे द्वारा सभी प्रश्नों को देख लो, ठीक है, देख लो, ओके। यदि आप भी पार्ट 2 या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो और अपने सब्जेक्ट में आपने होम साइंस को शामिल किया हुआ है, यानी कि गृह विज्ञान को शामिल किया हुआ है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आज कहीं ना कहीं आज का वीडियो वरदान साबित होने वाला है। और ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसकी खूबसूरती हम अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। समझ सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के प्रोफेसरों के द्वारा तैयार किया गया है। काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किया गया है। यदि आप एक नज़र में इस प्रश्नों का उत्तर देख लेते हो तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और इस तरह याद होगा कि आप लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल सकते हो। तो समझ सकते हो आज का वीडियो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और मेरे द्वारा जो आपको उत्तर दिए जा रहे हैं, इन उत्तरों को सेम टू सेम आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न को सबसे पहले आप सभी अपने कॉपी में लिख लो। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुल मिला के 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाओगे। उन्हीं तंतु में गुणों का वर्णन करें। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पिछले 7 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक पलटा कर देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। उन्हीं तंतु में गुणों का वर्णन करें, ये प्रश्न पिछले 7 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो इसका मैं आंसर भी दूंगा, पहले थोड़ा सा एक झलक दे दूं ताकि आपको कहीं ना कहीं रिवीजन भी हो जाए उत्तर देखने के बाद। तो थोड़ा सा मैं यहाँ झलक देता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे आप कुल मिला के 1 सेकंड में इनका उत्तर डाउनलोड कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, ऊनी तंतु में गुणों का वर्णन करें, ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। उत्तम ऊनी तंतु लंबाई कुल मिला के 5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है। उत्तम ऊनी तंतु की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में ही होता है। यह लगभग गोलाकार तथा लहरियापन के लिए होता है, ठीक है। इसका जो आकार होता है ये गोलाकार टाइप का होता है, थोड़ा लहरियापन का होता है। और इसकी साइज क्या होती है, लंबाई क्या होती है, 5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक। रेशम के तंतु के समान इसमें चमक पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस भरी होती है। धुलाई व रंगाई में प्रयुक्त होने वाले समान व हल्के अम्लीय घोलों को ऊन पर कोई हानि प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, ये जो ऊन है उनमें कौन कौन से जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊनी तंतु जो है, ऊन जो है आप कौन कौन से जानवर से प्राप्त कर सकते हो, तो हम ऊन भेड़, बकरी या कुछ अन्य पंतु यानी कि अन्य जंतुओं से भी ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, ठीक है। यदि मनुष्य की तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे कौन कौन से हैं, तो त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तो प्यारे दोस्तों, हम कौन से जानवर से ऊन प्राप्त करते हैं, एक बार फिर से बता दूं, भेड़, बकरी, याक। और उनकी लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, तंतु किसे कहते हैं। ये जो आप तंतु देख रहे हैं, मैं एक एक बात को यहाँ पे तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। प्राकृतिक तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप तंतु और एक जंतु तंतु। रुई और जूट पादप से मिलने वाले तंतु हैं, जैसे जूट हो गया, रुई हो गया, ये सब पादप से मिलने वाले तंतु हैं। रेशम और ऊन जो है, रेशम और ऊन में जो है जंतुओं से मिलने वाले तंतु होते हैं, ठीक है। संश्लेषित तंतु, जिस तंतु का निर्माण मानव द्वारा होता है उसे संश्लेषित या संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं।
इसके बाद प्यारे दोस्तों ऊन जो है, ऊन में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ऊन में केरोटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है, जिससे हमारे बाल और नाखून, चिड़ियों के पंख तथा जानवर के सींग के बने होते हैं। तो इसमें जो है ऊन में जो है केरोटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये सारी बात आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद उनकी कटाई क्या कहलाती है इसके बारे में भी आप जान सकते हो, परंतु उतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें जो है उत्तर में लिखी गई है। थोड़ा सा मैं झलक दे रहा हूँ ताकि उत्तर देखने के बाद आपको रिविजन सा लगे। और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो, वस्त्रों में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाले। वस्त्रों में मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से किस तरह का महत्व है, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न भी जो है पिछले 5 बार से लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लाने का काम किया, ठीक है। प्यारे दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करोगे तो 10 पेजेस में इसका आंसर कम पड़ जाता है, क्योंकि इसके बारे में लिखना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। और ये प्रश्न जो है अभी ट्रेंडिंग में भी है, कहीं कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। मान के चलो कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। कोई व्यक्ति ए जो है, इसका पहनावा जो है भीड़ से अलग है, यानी कि भीड़ से इसका पहनावा अलग है। और बी जो है, कोई व्यक्ति बी है जो कि इस रास्ते से जा रहा है, और ए जो है इस रास्ते से अपना जो कपड़ा पहना हुआ, कपड़ा पहन के वो जा रहा है एकदम। वो ये इसके मन में एक कहीं ना कहीं प्राउड सा फील हो रहा है कि मेरे जैसा कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। तो बी कहता है ये व्यक्ति जो ए है ये तो सबसे अलग कपड़ा पहना हुआ है। तो बी को जो है इसके ए के ऊपर कहीं ना कहीं घृणा के नज़रों से ए को देखता है। कहीं ना कहीं मतलब अपना अपना नज़रिया होता है, इसका देखने का नज़रिया कुछ अलग हो जाता है बी का, ए को देखने का। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर एक उत्तर जानना चाहता हूँ कि ए ने जो कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, ए ने जो कपड़ा पहना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, भीड़ से अलग है। जो हमारा समाज जिन कपड़ों को अच्छा मानता है वो कपड़ा वो नहीं पहनता ए, यानी कि हमारे समाज से कुछ हटके कपड़ा पहनता है वो। जो हमारे समाज का रहन सहन है वो उससे कुछ ऊपर का, यानी कि उससे कुछ ऊपर का सोचता है ए, ठीक है। उनका सब कुछ अलग है हमारे समाज से। और बी कहता है अरे ये तो हमारे समाज का कपड़ा पहनावा नहीं है, ये हमारे समाज के जैसा नहीं है। बी का नज़रिया जो है ए के प्रति चेंज हो गया। तो क्या ए सही है या बी? ए सही है या बी? इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ, ए या बी करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा शानदार जानदार है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है सूत के प्रकार के वर्णन करें, साधारण सूत तथा मिश्रित सूत का निर्माण प्रक्रिया को वर्णन करें। ये प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं, हर बार। तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको झलक दे दूं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और एक संश्लेषित रेशे। जो रेशे प्रकृति द्वारा, यानी कि प्राकृतिक द्वारा जो अपने आप, जो रेशे का स्रोत अपने आप हो, जैसे कि पौधों जानवरों से प्राप्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। कुल मिला के इस तरह समझते हैं कि रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे और एक संश्लेषित रेशे। तो प्राकृतिक रेशे हम किसे कहेंगे? जो जानवर से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं। इसके बाद जैसे कि सूती कपड़े, रेशमी, ऊनी, ये सब जो है प्राकृतिक रेशे में। जो रेशे यानी कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम तरीकों से बनाए जाते हैं, उससे हम लोग संश्लेषित रेशे कहते हैं या मानव निर्मित रेशे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे सूत का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानते लेते हैं। तो कपास, पॉलिएस्टर और ऊन एक्रिलिक फाइबर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले मिश्रण हैं। विशेष रूप से अंगोरा और कश्मीरी कैशमेयर जैसे अधिक महंगे रेशों के साथ विभिन्न प्रकृति रेशों का मिश्रण भी सामान्य है। सूत अनेक फ्लाइयों को मिलाकर बनते हैं, प्रत्येक फ्लाई एक एकल का कता हुआ सूत होती है। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन लिख लो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछे ही जाते हैं। एक दूध पिलाने वाली माता के लिए समुचित आहार का वर्णन करें। तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को झलक दूँ। स्तनपान कराने वाली माँ आमतौर पर ये कौन से पोषक तत्व उनके लिए ज़रूरी होती है? जो माँ स्तनपान कराती हैं अपने बच्चों को, उनके लिए पोषक तत्व कौन कौन ज़रूरी है? तो एक होता है स्टार्च युक्त भोजन, जैसे कि चावल, ब्रेड, पूर्ण अनाज से बनी रोटी, आलू, जई, सूजी और पास्ता, ठीक है। दूसरे नंबर में कुछ डेयरी उत्पाद जैसे कि 1 गिलास दूध, दही, ये सब खा सकती हैं माँ। इसके बाद कुछ प्रोटीन जैसे दाल,
दलहन, अंडे, मछली, वसा रहित मांस। यदि आप मीट मछली खाने में विश्वास नहीं रखते तो आप पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां खाएं। मैं सभी माँ से यानी कि माँ को बताना चाहता हूँ कि आप लोग पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां खाएं, जितनी हो सके उतनी खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, आपके स्वस्थ में ही आपके परिवार की कहीं ना कहीं भलाई है। प्यारे दोस्तों, 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाल विकास में वंशानुकरण एवं वातावरण की भूमिका का वर्णन करें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इन प्रश्नों को लिख रहे होंगे अपने कॉपी में। ठीक, प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5वां भी काफ़ी शानदार है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिखा होगा। वंशानुकरण यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुक्रम और वातावरण जो है एक दूसरे के पूरक हैं और सहायक और सहयोगी भी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, उनका विकास वातावरण में होता है। उदाहरणार्थ, यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। यदि किसी बालक को बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उससे आप कितना भी श्रेष्ठ माहौल में क्यों ना रख दो, परंतु उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। तो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर। ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, बालक ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम कृति है। व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम तथा परिवेश दो प्रधान तत्व जन्मजात शक्तियाँ प्रदान करता है। वंशानुक्रम को प्रभावित करने के वाले कारक जैसे शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, बौद्धिक योग्यताएं, स्नायु मंडल, ग्रंथियां आदि हैं। परिवेश उसे इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5वां आप सभी देख लो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो। बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए खेल क्यों आवश्यक है, इस पर एक निबंध लिखे। ये प्रश्न आप सभी कॉपी में लिख लो। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल हमेशा खेलता ही रहता है, कभी पढ़ता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बच्चे में ही खेलते हैं। ठीक है, बड़े होने के बाद उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अभी हम लोगों की फटी पड़ी है, सोचता हूँ कि यार कुछ समय खेल लेता, फटी पड़ी है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। तो बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्ची वाली उम्र दोबारा नहीं आता। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा झलक दे देता हूं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, सामाजिक कौशल का विकास होता है। सामाजिक कौशल बहुत महत्वपूर्ण। आपका बच्चा टीम वर्क सीखता है, खेलने से वो टीम वर्क सीखता है। ठीक है, मान के चलो कि बच्चे जो खेल रहे हैं तो टीम वर्क बनाते, कबड्डी खेल रहे हैं तो कुछ बच्चे इधर हैं तो कुछ बच्चे इधर हैं, तो इससे ये पता चलता है कि मुझे अपने टीम के लिए किस तरह खेलना चाहिए ताकि हमारी टीम जीत जाए। और इससे मस्तिष्क का विकास भी होता है। खेलों से शारीरिक विकास भी होता है। अच्छे अंग विन्यास मुद्रा के विकास में सहायक होते हैं। स्वस्थ हृदय और स्वस्थ श्वसन मिलते हैं। इम्यूनिटी के लिए स्पोर्ट्स फायदेमंद होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, बच्चा प्रतियोगी भावना भी सीखता है। ठीक है, बच्चा जो है प्रतियोगी भावना भी सीखता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके समझ से में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये खेल बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देख सकते हो। बच्चों में कुछ संवेगों का वर्णन करें। बच्चों में जो कुछ संवेग ऐसे भी हैं जिनका आपको यहाँ पर वर्णन करना है, बताना है। ठीक है, बालक में कुछ संवेगों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर ये हो जाता है प्यारे बच्चों, बालक के प्रत्येक दिन के अनुभवों में संवेग से आनंद से जुड़ जाता है। बालकों को जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष आदि से तो सुखानुभूति प्राप्त होती है। साथ ही साथ क्रोध और भय जैसे संवेग की अभिव्यक्ति पर बालक तनाव मुक्त हो जाता है। हर्ष संवेग के संबंध से हरलॉक ने लिखा है कि शारीरिक रूप से हर्ष प्रकृति की श्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि इससे तनाव समाप्त हो जाता है, शरीर आराम की स्थिति में आ जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हर्ष में बालक के सभी अनुभव सुखद हो जाते हैं। और दूसरा ये देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ झलक देता जा रहा हूँ, उत्तर तो दूंगा ही। ठीक है, अध्ययनों में ये देखा गया है कि जब संवेगात्मक अनुक्रियाओं की बालकों में बार बार पुनरावृत्ति होती है तो ये संवेगात्मक अनुक्रियाओं बालकों में आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बहुधा वहीं संज्ञानात्मक अनुक्रियाएं आदत में परिवर्तित हो जाती है जो बालक के लिए सुखदायी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये सब सारे नियम थे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कोई ग्रुप सी की ओर ले चलता हूँ। ठीक है, सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने कॉपी में लिखे होंगे। यदि नहीं लिखे तो जल्दी से लिख लो। ठीक है, क्योंकि इससे बेहतर प्रश्न आपको नहीं मिल सकता है कहीं और।
यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप सी में कौन सा प्रश्न है। प्रसार शिक्षा में प्रसार आप कार्य की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, शिक्षा के प्रसार में विद्यालय की भूमिका किस प्रकार होती है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे भविष्य में राष्ट्र का स्वरूप व दिशा का निर्धारण करेंगे। शिक्षक बच्चों को कुम्हार की भांति गढ़ता और वांछित स्वरूप प्रदान करता है। इस गुरुतर दायित्व के निर्वहन के लिए शिक्षकों को बेहतर तरीके से तैयार करना होता है। मान के चलो हम हैं या आप हो, यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको खुद को पहले तैयार करना होता है, तो ही जाके बच्चों को आप तैयार कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, शिक्षा प्रसार में कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लेना। दृश्य श्रव्य सामग्रियों के महत्व का वर्णन करें, किन 2 पश्चिम टिप्पणियाँ लिखे। आप रेडियो पर लिख सकते हो, रेडियो किस तरह की भूमिका अदा करती है हम लोगों के बीच, पोस्टर प्रदर्शन। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न को आपने अभी तक कॉपी में नहीं लिखा तो लिख लो। यदि कॉपी में नहीं लिख सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो। यदि स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते तो मैं 3 तरीका बताऊँगा उत्तर प्राप्त करने का। इन सभी प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने का 3 तरीका बताऊंगा। तीसरा तरीका ये है कि आप टेलीग्राम यदि चला रहे हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके इन सभी प्रश्नों का PDF प्राप्त कर लो, उत्तर का PDF प्राप्त कर लो। दूसरा तरीका ये है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, एडमिन को मैसेज करना है और आपको बोलना है कि मुझे होम साइंस का जो है उत्तर चाहिए। पहला तरीका ये है कि होम साइंस के प्रोफेसरों के द्वारा इस वीडियो के बाद जो है इन प्रश्नों का जो है काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक बात को एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना हो, ना ही लिखने की आवश्यकता हो, ना ही PDF पढ़ने की आवश्यकता हो। काफ़ी अच्छे ढंग से आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।